नेक्स्ट टॉपिक इज नमामि गंगे प्रोग्राम एनजीपी। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से प्राप्त नवीन निष्कर्षों से पता चलता है कि जिन 5 राज्यों में इसका से गंगा नदी होकर गुजरती है, उन 5 राज्यों में एनजीपी के तहत स्थापित अपशिष्ट उपचार संयंत्र कुल अनुमानित सीवेज के केवल 20% का ही उपचार करने में सक्षम है। मतलब जो 5 राज्य इसमें शामिल है, कौन कौन से हैं, तो यूपी, सबसे पहले उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्य में गंगा नदी बेसिन के किनारे जितने भी शहर हैं, उनसे निकलने वाला अपशिष्ट को पूर्णतः उपचारित नहीं किया जा सकता है। तो अपशिष्ट उपचार के लिए जो भी संयंत्र स्थापित किए गए हैं, वह केवल 20% अपशिष्ट का ही उपचार करने में सक्षम है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है, इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि कुल 409 परियोजनाओं में से दिसंबर 2022 तक केवल 232 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। अब जानते हैं एनजीपी के बारे में कि एनजीपी क्या है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एकीकृत संरक्षण मिशन के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना, गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। यह अम्ब्रेला कार्यक्रम की तरह भी कार्य करता है। इसमें गंगा की सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है। इसमें 2 चरण है। सबसे पहला चरण था 2014 से 2021 के बीच में। दूसरा चरण है नमामि गंगे मिशन सेकेंड, इसको 2022 से 26 के बीच में। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, यह एक प्रकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो कैसी योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा को भारत सरकार धन मुहैया कराती है। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह के साथ मिलकर काम करती है। तो राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह ये प्रत्येक राज्य के स्तर पर गठित किए गए हैं इन समूहों को। तो इनको क्या बोलते हैं, SPMG। तो ये ग्रुप हैं जिनको प्रत्येक राज्य के स्तर पर स्थापित किया गया है। तो जो राष्ट्रीय नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा मतलब जो एजेंसी है, यह इन ग्रुप के साथ मिलकर कार्य करती है। अब इस योजना के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, अर्थात किन स्तंभों पर काम किया जाएगा, किन टॉपिक पर काम किया जाएगा इस मिशन के तहत। तो सबसे पहले है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बड़ी मात्रा में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाएंगे। फिर है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा नदी तल की सफाई की जाएगी। इसके बाद है जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा, जैसे गंगा डॉल्फिन। इसके अलावा गंगा नदी बेसिन में वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। लोगों में जागरूकता, जैव विविधता संरक्षण के लिए और गंगा की सफाई के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इलाहाबाद के पास ऐसा जन जागरूकता केंद्र भी एक स्थापित किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट को गंगा नदी में जाने से रोकने के लिए उसकी प्रभावी निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा है गंगा ग्राम योजना। अभी इस योजना को 5 राज्यों में संचालित किया जा रहा है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इनमें से ये जो 4 राज्य हैं, इनमें तो डायरेक्टली गंगा नदी गुजरती है। और जो झारखंड है, तो झारखंड से सोन नदी जो कि प्रदूषित भी है और गंगा में जाकर मिलती है, तो यह एक प्रमुख नदी है। इस वजह से झारखंड को भी इसमें शामिल किया गया है, जबकि झारखंड से डायरेक्टली गंगा नदी नहीं गुजरती है। अब इसके बाद है नमामि गंगे मिशन के तहत गतिविधियों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। आरंभिक गतिविधियां, मध्यकालीन गतिविधियां जो कि 5 साल के भीतर कार्यान्वित की जाएंगी, और दीर्घकालिक गतिविधियां जो कि 10 साल के भीतर कार्यान्वित की जाएंगी। अब हमें देखना है कि इस मिशन के तहत कौन कौन से प्रमुख पहले की जा रही हैं। तो सबसे पहले है स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना की गई है। इसका गठन 2014 में किया गया था। इसे गंगा नदी को साफ करने, अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने, नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए गठित किया गया था। दूसरा है राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, NRGBA। इसका गठन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था। हालांकि NRGBA को 2016 में भंग कर दिया गया। इसकी जगह गंगा नदी के कायाकल्प संरक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद, या फिर इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय गंगा परिषद
ने ले ली है। ठीक, तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जगह पर अब किसको स्थापित किया गया है? गंगा नदी परिषद को। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके बाद अगली पहल कौन सी है? तो गंगा नदी में अपशिष्ट प्रवाह को प्रतिबंध। तो इसको प्रतिबंध करने के लिए एनजीटी ने गंगा में किसी प्रकार के अपशिष्ट प्रवाह को रोकने के लिए 2017 में एक अपना वर्डिक्ट जारी किया था। इसके अलावा कई देशों के साथ सरकार सहयोग भी कर रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय या फिर जो नमामि गंगा पहल है इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो सबसे पहले है 2022 में हुई एक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी में जल घुलित ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक सीमा के भीतर थी। ध्यातव्य है कि जल में घुलित ऑक्सीजन को नदी के स्वास्थ्य के सूचकांक के रूप में देखा जाता है। 1072 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग में से 885 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन कॉन्टिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशन के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इसमें दिखाया गया था कि जो गंगा नदी में जो प्रदूषित ब्लॉक थे उनकी संख्या भी घट के 350 से घट के कितनी हो गई है, मतलब सॉरी, जो गंगा नदी में जो वेस्ट डाला जाता था वो 300 मिलियन लीटर से घट के कितना हो गया है? 250 मिलियन लीटर हो गया है। ठीक, तो यह जो भी उपलब्धियां हैं या राष्ट्रीय जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसी के तहत प्राप्त की गई हैं। अब देखते हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम की समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले परियोजना कार्यान्वयन में देरी हो रही है। जो भी परियोजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत शुरू की गई हैं उनका कार्यान्वयन प्राय देरी से होता है। इसके लिए मुख्य रूप से भूमि मिलने में देरी हो रही है, तो भूमि अधिग्रहण में देरी है। इसके अलावा NHAI और रेलवे से स्वीकृति मिलने में देरी जैसे कारण जिम्मेदार रहे हैं। तो एक तो भूमि अधिग्रहण में देरी आ रही है, रेलवे और NHAI से भी स्वीकृति मिलने में देरी हो रही है। इससे जो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत की परियोजनाएं हैं वो डिले हो रही हैं। इसके अलावा है खराब वित्तीय प्रबंधन। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के तहत 37,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी, लेकिन जून 2023 तक अवसंरचना विकास के लिए केवल 14,000 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। ठीक, तो जब मिशन की घोषणा की गई थी तब लगभग 37,000 करोड़ रुपए की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक आवंटित कितने हुए हैं? सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए। तो सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार धन के लिए पूर्णतः केंद्र पर निर्भर है, खुद अपने पैसे खर्च नहीं कर रही हैं जितनी भी राज्य सरकारें हैं। इसके अलावा अपर्याप्त सीवेज उपचार। गंगा नदी के किनारे बड़ी संख्या में जनसंख्या रहती है तो घरेलू सीवेज भी निकलता है। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि कानपुर, आगरा, पटना जैसे शहरों से बड़ी मात्रा में प्रदूषण जो पदार्थ होते हैं उनको नदी में स्रावित किया जाता है, तो उनके नियंत्रण के लिए या फिर उनसे निकलने वाले प्रदूषित जल के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में सीवेज अभी उपलब्ध नहीं है। अनुपचारित सीवेज और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित अपवाह को अभी भी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से सीवेज उपचार अवसंरचनाओं का अभाव और उनकी पूरी क्षमता से काम न करना उत्तरदायी है। इसके बाद है गवर्नेंस संबंधी मुद्दे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्राधिकरणों को की सैद्धांतिक मौजूदगी से कार्य में दोहराव होता है। इसके अलावा एजेंसियां और प्राधिकरण के बीच समन्वय की कमी की समस्या भी देखी जा रही है। इसके अलावा भागीदारी का अभाव। बिना सरकारी सहायता के निजी संस्थाएं और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ाया नहीं जा सकता है और यही कारण है कि उनकी भागीदारी भी कम है। अब आगे की राय क्या हो सकती है? तो सबसे पहले प्रमाणीकरण। मौजूदा और निर्माण अधीन जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है उनकी दक्षता, विश्वसनीयता और प्रौद्योगिकी मानदंडों का प्रमाणीकरण हमें करना चाहिए। दूसरी बात है राजस्व सृजन। गंगा को एक मूल्यवान वस्तु के रूप में मान्यता देकर उसका मूल्य निर्धारण करके स्वच्छ जल और अपशिष्ट जल
संबंधी अवसंरचना के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन जुटाने की आवश्यकता है। तो गंगा को क्या बनाना है, एक मूल्यवान वस्तु के रूप में घोषित करना है और उसका जो भी पानी उपयोग करेगा उसका मूल्य निर्धारण, मतलब उनसे पैसे लेकर गंगा नदी में जो भी सफाई संबंधी कार्यक्रम है उनसे चलाई जा सकती है। इसके अलावा है स्थानीय जल निकाय का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है। इस कार्य को नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण करने वाली नीतियों में मुख्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। भूमि अभिलेख लैंड रिकॉर्ड का मानचित्रण और अपडेशन करने की आवश्यकता है। गंगा नदी की प्रत्येक सहायक नदी के संपूर्ण प्रवाह मार्ग का मानचित्रण करते हुए भूमि अभिलेखों का सटीक करने की जरूरत है। गंगा बेसिन में ऊपरी इलाकों की जलधाराओं और छोटी सहायक नदियों का पुनरुद्धार करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। अन्य रणनीतियां क्या होनी चाहिए इसके तहत निम्नलिखित है। 2 दीर्घकालिक रूप से पारिस्थितिकी और संधारणीय लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले नदियों को आपस में जोड़ना, रिवर फ्रंट का निर्माण करना, शौचालयों की उपलब्धता, गांव को खुले में शौच मुक्त बनाना आदि कार्य करने की हमें आवश्यकता है।